हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था अपनी क्लास में कि आपके लिए एक सरप्राइज हम लोगों ने रखा है। आपके सामने एक नई हस्ती आएगी जो आपको एमएसएन पढ़ाएंगे। तो उनका जो टॉपिक रहेगा वो द सेल रहेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एक जीतन ट्यूब चैनल है। अभी तक जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी आने वाली वीडियोस चाहे वो एमएसएन हो या फिर आपके सामने फंडामेंटल हो या फिर कम्युनिटी की वीडियोस हो, सारी आपको इस जीतन ट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम उस शख्सियत को बुला लेते हैं जो कि आपको अब एमएसएन पढ़ाएंगे। तो उनका नाम मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन वो मैंने सरप्राइज में रखा था। आपने अगर वो थंबनेल में नहीं देखा हो तो थंबनेल में आप देख भी सकते हैं उनका नाम है सुरेंद्र रोहिला। तो चलिए आप उनको हम बुला लेते हैं, आइए। तो आज से ये सुरेंद्र रोहिला जी है जो आपको एमएसएन पढ़ाएंगे और उनका जो पहला टॉपिक है 10 सेल रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि रेशनल बहुत अच्छा देते हैं, तो कृपया इनकी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनकी वीडियोस जो है बहुत ही कारगर होने वाली है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ, आप अपनी वीडियो कंटिन्यू करिएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि अभिजीत सर ने बताया कि हमारा टॉपिक है आज का 10 सेल। तो हम सेल के बारे में जैसे हम जानते हैं कि सेल है अपनी बॉडी की वो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है, एंड इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। और ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी मानी जाती है अपनी बॉडी की, जो कि ऑल स्मॉल फंक्शंस के अंदर सेल ही काम आती है। और सारे ऑर्गन्स को डेवलपमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो भी एक सेल होती है। अब हम जैसे बात करें तो हम जैसे सेल के बारे में अगर टोटली देखना चाहें तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो सेल का। तो जो सेल होती है सेल के बारे में अगर इंट्रो देखना चाहें तो सेल होती है वो होती है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेकेंड हम देखना चाहिए इसके अंदर तो सेल होती है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल होती है वो डिस्कवर की जाती है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी थी, वो थी डेड सेल। जो डिस्कवरी थी वो डेड सेल थी। अब रॉबर्ट हुक है उनका जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उनका कंट्रीब्यूशन अगर अदर चीज के अंदर देखें तो अदर मतलब फील्ड के अंदर देखें तो जैसे अदर चीज के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है साइटोलॉजी। अब फर्स्ट वन बताएं तो साइटोलॉजी ये होती है जो सेल की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल। और इसके जो फादर होते हैं साइटोलॉजी के वो हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक को। ठीक है। अब सेकंड बात आती है ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी वो थी डेड सेल। तो हम लाइव सेल की बात करें तो लाइव सेल डिस्कवर्ड बाय द लाइव सेल डिस्कवर्ड बाय एंथनी लिवेनहुक के द्वारा की गई थी। एंथनी लिवेनहुक ने दो जो अलग उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो किस में रहा था, उसमें रहा था माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के अंदर। माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के अंदर रहता तो इनको हम फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था सेल लाइव सेल की साथ में। अब हम जो सेल की जो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन सेल्स का, हम सेल को कितने टाइप्स के अंदर में पढ़ सकते हैं या फिर उसकी स्टडी में कितने टाइप के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम बात करें तो तीन चीज आती हैं। जो तीन चीजें आपको मैं क्लियरली यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो तीनों मिलकर सेल हो गई। तो सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेकेंड हम देखें तो वो आता अपना
न्यूक्लियस। थर्ड वन देखें तो थर्ड वन के अंदर आता है ऑर्गेनेल्स या साइटोप्लाज्म, सॉरी थर्ड वन के अंदर आता हुआ था साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग होती है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। तो सबसे पहले हम याद कर सकते हैं इसके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। सेकेंड में अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि सारे हॉर्मोन्स बाइंडिंग साइट होती है। जैसे हार्मोन बाइंडिंग साइट होती है वो किस पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है। थर्ड वन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है, ठीक है। फोर्थ वन अगर हम इसके अंदर देखें तो ये काम करती है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर ये क्या करती है कि ऑर्गन्स को इनर साइड के अंदर करना और ऑर्गन्स को एक्सक्रीट आउट करना, इन दोनों के अंदर काम करती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर फिल्ट्रेशन का काम करती है। जैसे हम फिल्ट्रेशन और लास्ट में देखें तो एक डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करती है। जैसे जो फॉलिजन पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटर करता है, जिसके थ्रू क्या करता है जो एक्सक्रीट आउट करना लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं कि सेल्स होती है वो जो फ्लूइड होता है उसको एक्सक्रीट आउट या फिर इनर में भी लेती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट में अगर हम इसका देखें तो ये प्रोटेक्टिंग का काम करती है सेल को, तो इसको हम डिफेंस का भी बोल सकते हैं कि इसका एक फंक्शन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म का भी होता है। सेकेंड में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस होता है एक सेंटर के अंदर सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है और इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनल्स होता है सेल्स का उसके अंदर बोलते हैं उसको। और ये होता है कि लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल्स होता है सेल का वही न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो किसको बोलते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स की बाइंडिंग साइट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल्स कंटेंट होते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल्स जो कंटेंट रहते हैं उनका क्या होता है कि सेल डिवीजन के अंदर या सेल फर्दर डिवाइड होती है तो इनके बेसिस के ऊपर होती है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि कंटेनिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनको कंटेन करना। ये दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जैसे एक करता है डीएनए और सेकंड करता है आरएनए। तो हम जो डीएनए होता है उसको देखते हैं तो डीएनए होता है वो जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उससे बाइंडेड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। और इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं डीएनए के अंदर। तो ये क्या करता है कि सेल को फर्दर ग्रोथ होती है उसके अंदर हेल्पफुल रहता है, सेल को फर्दर ग्रोथ करवाने में सेल डिवीजन के अंदर हेल्पफुल रहता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड रहता है और इसके अंदर बीच में जो प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये आरबीसी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ये सब के अंदर प्रेजेंट होता है और आरबीसी के अंदर ये चीज नहीं प्रेजेंट होती है। और फिर बात आती है कि डीएनए होता है वो एक लार्जेस्ट मतलब जीन्स होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो लार्जेस्ट जीन होता है वो भी क्या होता है, डीएनए होता है। लार्जेस्ट जो जीन होता है वो होता है डीएनए। फिर अगर हम बात करें तो सेकंड वन आता है इसका आरएनए। आरएनए के अंदर हम बात करें तो आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और एक जो रिसेंटली चीज बताई जाए तो जो अपना जो एचआईवी वायरस था वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ही था। तो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है, इसके अंदर 3 टाइप होते हैं आरएनए के अंदर। जो फर्स्ट वन अगर हम आरएनए की बात करें तो वो होता है आरआरएनए। आरआरएनए होता है आरआरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आर का मतलब राइबोसोम आरएनए होता है वो क्या करता है, टी आरएनए को बाइंड करेगा किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये किसको बाइंड करता है, ये बाइंड करेगा टी आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर सेकेंड वन आता है वो आता है टी आरएनए। टी आरएनए की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है, जो अहम आरएनए
उससे प्रोटीन सिंथेसिस को करवाएगा, कैरी करवाएगा, जो मतलब mRNA इसको बाइंड करेगा, mRNA के साथ बाइंड करके और प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो कंप्लीट करवाएगा। फिर लास्ट में आता है वो आता है mRNA। तो mRNA होता है, उसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए से कैरी करता है, डीएनए के साथ में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको कैरी करता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, सेल रोल रहता है उसका सेल के अंदर, जो सेल को जैसे किसी भी शॉक वगैरह या फिर जो उनसे प्रिवेंट करता है, सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसको, न्यूक्लियस अगर डैमेज हो जाए तो फिर सेल का आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा तो सेल की मतलब एंड हो सकता है। तो उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेल के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, जो सेल के अदर फंक्शंस को कैरी करते हैं अलग अलग वे के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मैं डिसाइड वो आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो उसके अंदर होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन होता है वो होता है गोल्गी एपरेटस, थर्ड वन होता है गोल्गी वेसिकल्स, फोर्थ वन अगर इसके अंदर देखें तो होता है लाइसोसोम, फिफ्थ वन राइबोसोम, सिक्स्थ वन होता है वो होता है न्यूक्लियस। भी अगर हम एक तरह से देखें बट हमने वो पहले पढ़ लिया, बट वो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी आता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, बट ये हमने पहले पढ़ लिया। फिर आता है सेंट्रियोल्स, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होते हैं ये अपने सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनकी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे की स्टडी के अंदर। देखते हैं स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले होती है जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, आउटर साइड से हम देखना चाहें तो आउटर कवरिंग होती है सेल की, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की। इसके अंदर दो कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन। और इसका अगर हम फंक्शन देखें तो यहीं पे अगर इसका फंक्शन देंगे तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, एंड ये सेल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर एक इसका मेन फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन होता है, वो होता है इसका वो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, जो क्या करती है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एक्स आउट करना, और जो अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब जो सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको इनर में लेना। ये उसका एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट या उसके बेसिक के ऊपर काम करती है ये। सेकंड अगर हम इसके अंदर देखें तो ये आता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गन्स होता है, जिसके अंदर फर्स्ट जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गन्स होते हैं उसको हम न्यूक्लियस को बोलते हैं। और न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि स्मॉल फंक्शंस होते हैं सेल के, जैसे सेल की जनरेशन को आगे करना, जैसे उसका सेल डिवीजन करना, और इसके लिए जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जैसे डीएनए आरएनए होते हैं, उनको कंटेन करता है ये न्यूक्लियस, कंटेन करता है इनको सबको। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि स्मॉल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका क्या काम होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स भी हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, इन सब की जो बाइंडिंग साइड होती है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जहां पे क्या होता है जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, इनकी बाइंडिंग साइड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म सॉरी।
न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड सेल के अंदर, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इन दोनों का अलग अलग तो हमने देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे? इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया अपना सेल की जो बेसिक है आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब अगर हम देखना चाहें तो उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अंदर के, तो उनके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो फर्स्ट वन ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है वो एक क्या होती है फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें से, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एटीपी का काम होता है। एटीपी का मतलब जो सेल के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से सप्लाई होती है। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं कि जो सेल के अंदर पूरी एनर्जी का काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने बताया कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे सेल्स होती है वो क्या करती है, सबसे पहले ग्लूकोज को इंटेक करती है। ग्लूकोज को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है उसके अंदर ग्लूकोज को जला के जो एनर्जी बनाती है, उसी की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पूरी सेल को एनर्जी देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो सुसे शेप होती है। सुसे शेप का मतलब होता है कि जो पैर होता है घोड़े का, उसके टाइप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के आगे की, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है वो किसका, साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इसलिए होता है कि फर्स्ट तो हमने न्यूक्लियस को बताया था और सेकंड हो गया ये हो गया, और साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनल्स है। फिर बात करें हम तो जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन मोस्टली हर ऑर्गन की रफ होती है, बट इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। उसके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर अगर हम प्रोटीन और लिपिड का अगर रेशियो देखें तो प्रोटीन और लिपिड का उसके अंदर रेशियो होता है वो 2:1 होता है। और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, तो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इसकी रफ होती है, तो उसका अगर हम प्रोटीन और लिपिड का रेशियो देखें तो वो 1:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अगर बारे में पूछा जाए तो उनका रेशियो पूछा जाए प्रोटीन और लिपिड्स का, तो उसके अंदर 2:1 होगा, वो आउटर का होगा। जो आउटर मोस्टली क्या होगी, स्मूथ होगी, और जो इनर का होगा वो प्रोटीन और जो लिपिड का रेशियो होगा वो 1:1 होगा, जो कि इनर लेयर के अंदर होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के अंदर फ्रीली मूवेबल नहीं होता, एक जगह फिक्स्ड होता है। और ये अगर हम देखें तो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस होता है वो भी आरबीसी के अंदर नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना है कि जिसके अंदर ये सेल के मतलब वो आरबीसी होती है, उन दोनों के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं गोल्जी apparatus की। गोल्जी apparatus की बात करें तो गोल्जी apparatus एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। सेल के अंदर क्या होती है कि फोल्डेड इनवर्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, जो जिसे हम बोलते हैं गोल्जी apparatus। अब गोल्जी apparatus का मोस्टली काम क्या होता है? गोल्जी apparatus का मोस्टली काम होता है कि जो ये प्रोटीन होती है ना उसका मॉडिफिकेशन करना। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे करना, जैसे सेल के कोई भी ऑर्गन का ब्रेकडाउन हुआ है, सेल का कोई भी ऑर्गन है उसका ब्रेकडाउन हो गया, या फिर सेल का जो कोई ऑर्गन है वो डैमेज हो गया किसी कारण से, या कोई एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हो गया, किसी भी रीजन से जो सेल का ब्रेकडाउन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम कर रहा है, बट प्रोटीन को वहां तक मॉडिफिकेशन करके यूजेस लाइक बनाने के लिए जो काम करता है वो करता है गोल्जी apparatus काम करता है। और इसके पास में जो प्रेजेंट होते हैं वो गोल्जी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम राइबोसोम की। अब जो राइबोसोम होता है अपना, राइबोसोम मोस्टली क्या करता है, सेल के अंदर जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करेगा। और जो प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करेगा तो प्रोटीन को वो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक तो फ्रीली राइबोसोम होता है और एक मूवेबल, मतलब एक तो फ्रीली होगा सॉरी, और एक सेकंड होगा बाउंडेड। अब फ्रीली राइबोसोम होते हैं वो ये प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रीली राइबोसोम होते हैं, जो कि मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं, एक दूसरी जगह फ्रीली घूम सकते हैं। बाउंडेड होते हैं वो बाउंडेड किस पे होते हैं, ये बाउंडेड जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो बाउंडेड राइबोसोम होते हैं
ये कभी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते हैं। जो फ्रीली राइबोसोम होते हैं ना, यही हमेशा प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। और जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, अभी मैंने बताया था कि जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है वो करता है गोल्जी एपार्टस, और गोल्जी एपार्टस ही हमें यूजेज लाइक प्रोटीन बनाता है, जो कहीं पे भी सेल का जो ऑर्गन डैमेज हो गया उसके ऊपर यूज करने लायक उसको प्रोटीन को बना दिया इसके अंदर। तो ये हो गया राइबोसोम, और ये होते हैं फ्रीली राइबोसोम। अब ये बात करें तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी दो टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है कि जो बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम बाउंडेड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें, इसके साथ राइबोसोम तो श्योर है कि जिसके साथ राइबोसोम श्योर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि राइबोसोम का काम ही है ये प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये काम करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमेशा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम रहेगा। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का सिंथेसिस कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी यूज करके, अपनी जो खुद की कैपेबिलिटी है उसको यूज करके, और ये जैसे लिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसी जो मतलब चीजें हैं जो सेल के अदर नेसेसरी जो फंक्शंस है उनको ये कैरी करेगा। फिर हम बात करें इसके अंदर हमारे जो ऑर्गेनल्स है उसके अंदर हम बात करें तो लाइसोसोम का। लाइसोसोम होता है, तो हम लाइसोसोम के बारे में देखें तो लाइसोसोम के अंदर एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो जो कभी जैसे सेल के अंदर फोरेजन पार्टिकल्स एंटर हो गए या कोई माइक्रोब्स एंटर हो गया, तो इनको डिस्ट्रॉय करना किसका काम होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है। इनको डिस्ट्रॉय करना प्लस में एंगल्प करना, एंगल्प का मतलब इनको निकल जाना, जैसे खुद के अंदर डिस्ट्रॉय कर लेना। और ये काम जो सेल का ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। सुसाइडल वेग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर सुसाइड करवाता है ये उसको फोरेजन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स वगैरह को, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। फिर अगर हम बात करें तो ये होता है सेंट्रोल्स का, ये पोर्शन है ये सेंट्रोल्स का, ये जैसे सेंट्रोल बोलते हैं इसको। अब सेंट्रोल्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ईच सेंट्रोल्स के अंदर 9 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, तो 9 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। अब सेंट्रोल का जो फंक्शन की बात करें तो सेंट्रोल्स के फंक्शन अभी तक अननोन है। अननोन ऐसे है कि इसका जो फंक्शन होता है वो